ये रिकॉर्डिंग है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। उसके बाद मैंने वन लाइनर सीरीज कंप्लीट की, उसके बाद रिवीजन को कंप्लीट करूंगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। किसी ऑब्जेक्टिव सिस्टम को पास पास बिंदुओं को अलग अलग पहचानने की क्षमता को रिजॉल्विंग पावर। जब हम स्लाइड पॉइंट हमें सिंगल दिखाई देता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें क्लियर व्यू दिखता है और हमें पता चलता है कि ये पॉइंट अलग अलग हैं। ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 100 माइक्रोन होती है, याद रखेंगे। ऐसे इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, 1/2 लैम्डा जेड होता है, याद रखेंगे। शायद इस वक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर 0.3 माइक्रोमीटर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रॉन्ग है। जैकेरिक जेंसन ने सबसे पहले दो लेंस को कंबाइन करके फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। सारे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार आप याद रखेंगे जो भी रिलेटेड चीजें हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे मार्सिलो मालपीजी ने प्लांट्स में कुछ यूनिट्स को देखा, इन्होंने इनको यूट्रिकल्स नाम दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने उनको सेल कहा था। ये मार्सेलो मालपीजी ने कहा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी थी और उन स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने सेल नाम दिया था। और इसको इन्होंने अपनी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, इसमें पब्लिश किया था। तो आप ये भी चीजें याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक की जो बुक है माइक्रोग्राफिया, इसको भी हम याद रखेंगे। ये ऐसे स्ट्रक्चर देखी थी उन्होंने, तो ये चीजें याद रखेंगे। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, 1674। इन्होंने सिंपल लेंस 200x का और इससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा, और इन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया था वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। इनको वाइल्ड एनिमलक्यूल्स कहा था। यानी ये वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो सेल्स हो, रेड ब्लड सेल्स हो, ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, स्पर्म सेल्स हो, इन सारी चीजों को इन्होंने फर्स्ट में ऑब्जर्व किया था, इसलिए इनको लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। इसके बाद H. J. ड्यूट्रोचैट, है ना, ड्यूट्रोचैट ने कहा सेल अलग अलग और स्वतंत्र यूनिट है, ये सिद्ध किया था। इन्होंने बताया कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल फ्लूइड यहाँ पर सेल फ्लूइड मिल जाएगा, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें इन्होंने बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कल बहुत सारी चीजें बताई थी। कॉर्टी ने लिविंग सब्सटेंस देखा था, है ना, जिसको प्रोटोप्लाज्म बाद में पुरकिंजे ने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। डोजार्डिन ने इसको सार्कोड कहा था प्रोटोप्लाज्म को, और वॉन मॉल ने इसको प्लांट सेल में सेव सब्सटेंस बताया कि प्लांट सेल्स में भी ऐसे ही सब्सटेंस सेम मौजूद होता है, ये वॉन मॉल ने बताया था। ऐसे ही ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो इन्होंने बताया रैंडम मोशन डिस्क्राइब किया था कि छोटे छोटे सेल पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो इन्होंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1828 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने एक हर प्लांट सेल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी देखी थी, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा था। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। इसके जस्ट बाद सेल थ्योरी की मैंने बात कही थी, और सेल थ्योरी के बारे में दो वैज्ञानिकों को हम सुनते हैं, स्लीडेन और स्वान, 1838 और 1839। इन्होंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। इन्होंने कहा सेल जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्वान ने मेटाबॉलिज्म टर्म दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद
अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं थी, तो जो रुडोल्फ विर्चो आए 1858 में। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जो पुरानी कोशिका होती है उससे हमेशा नई कोशिका का निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। फोंटाना ने 1781 में देखा था और स्लीडन ने डिस्क्राइब इसको किया था। वोमैन ने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे न्यूक्लियोलस के केस में, केंद्रिका के केस में। यानी केंद्रिका सबसे पहले देखी थी फोंटाना ने, स्लीडेन ने इसको डिस्क्राइब किया था और वोमैन ने इसको नाम दिया था न्यूक्लियोलस। अब हम थोड़े से मेजर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रोसोम जो शब्द है ना, सेंट्रोसोम जनरली बोवेरी ने एनिमल सेल में दिया था, है ना, सेंट्रोसोम, और प्लांट सेल में ये जनरली एब्सेंट होता है। इसी के साथ गोल्जी एपरेटस, कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये एक्चुअल में होते क्या है, इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस होते हैं, है ना, ये इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस होते हैं, या इन्होंने ये नाम दिया था इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस। अगर हम प्रोटोप्लाज्म के नेचर की बात करते हैं तो मैंने कल ही बताया था प्रोटोप्लाज्म पॉलीफेजिक क्रिस्टेलो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। यानी प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है ये किसने दी थी, मैक्स सुल्जे ने 1861 में। और इन्होंने बताया था सेल के पास क्या होता है, लिविंग सब्सटेंस यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस। ये सारी चीजें सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में या सेल के अंदर मिल जाती है, सॉरी। यहाँ पर मैंने ये कल बताया था बहुत अच्छे से कि इनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि एल्वियोलर थ्योरी बुशेली ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि एल्वियोलाई से मिलके बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। फिब्रिलर थ्योरी में वेल्टन ने दिया था और बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है फाइब्रस लाइक होता है। ऐसे ग्रेनुलर थ्योरी जो दी थी अल्टमान ने दी थी, इन्होंने बताया ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर रखता है प्रोटोप्लाज्म। और कोलाइडल थ्योरी में फिशर ने दी थी, और इन्होंने ऐसा बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल सॉल और जेल यानी कोलाइडल सिस्टम रखता है, ठीक है। इसी के साथ रेटिकुलर थ्योरी फ्रोमैन ने दी थी, और इन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म नेटवर्क या रेटिकुलम जैसी संरचना रखता है। सॉल जेल थ्योरी हाइमन ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म सॉल और जेल जैसी स्ट्रक्चर में बदलता रहता है। साइक्लोसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि साइक्लोसिस स्ट्रीमिंग माइक्रोफ्लामेंट प्लस सॉल जेल चेन से होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस 8 शेप में होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो आप ये भी चीजें याद रखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रोटोप्लाज्म के केस में। साइटोप्लाज्म 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोगुलेट हो जाता है ना, जिसमें वाटर का कंटेंट 75%, लगभग 75%। पीएच की बात करें तो सेल्स में अलग अलग जगह का पीएच अलग अलग होता है। जैसे साइटोप्लाज्म का पीएच 6.9 से, है ना, 0.2 का वेरिएशन हो सकता है प्लस माइनस में। ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म इन्होंने कहा 7.4 होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएशन तो 0.2 का प्लस माइनस बताया है। ऐसे ही ह्यूमन ब्लड यहाँ पर 7.34 है ना, ये 7.4 भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होते हैं। ये प्रोटीन एंजाइम होते हैं, यानी ये कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं। विटामिन, एमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं। तो हम दोनों चीजें याद रखेंगे कि जो प्रोटीन और एंजाइम हैं ये हमें कोलॉइडल फॉर्म में मिलते हैं, जबकि विटामिन, एमाइनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लिक एसिड ये सब हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाते हैं। सेल कोट ओलिगोसैकेराइड से या कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, ये मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक्चुअल में रिकॉग्निशन सेंटर की तरह ये काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, ये कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर स्वामर्डन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले आरबीसीएस को डिस्क्राइब किया था फ्रॉग में, है ना। इनका ये
दिया है थोड़ी सी डिटेल, जिसको आप पढ़ लेना। जो टर्म रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल के लिए, वो एक्चुअल में गलत है, क्योंकि सेल हॉलो नहीं होती है। सेल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें रहती हैं, मौजूद रहती हैं। और मालपीगी ने सेल्स को सेकुल्स या यूट्रिकल्स कहा था, एक्चुअल में प्लांट के केस में इन्होंने कहा था। यहाँ पर कुछ टिश्यू कल्चर से रिलेटेड भी चीजें हैं। एक्चुअल में पढ़ा तो रहा हूँ सेल बायोलॉजी का, लेकिन ये वन लाइनर पूरी सीरीज है, तो यहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। हेवरलैंड ने 1902 में टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट या आइडिया दिया था। ऐसे व्हाइट 1932 टोमेटो रूट का फर्स्ट इन विट्रो कल्चर किया था। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। स्टीवर्ट ने 1957 में कैरोट टिश्यू से सेलुलर टोटिपोटेंसी प्रूव की थी। ऐसे व्हाइट, गोथरेट और नोवेकोट, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैलस फॉर्मेशन विकसित किया था। ऐसे स्कूग और मिलर सेल का डिफरेंशिएशन इन्होंने बताया था, है ना, कैलस का डिफरेंशिएशन, सेल का नहीं, कैलस का डिफरेंशिएशन। और इन्होंने एक दिया था हार्मोन बैलेंस थ्योरी, हार्मोन्स बैलेंस थ्योरी। म्यूर ने 1958 में नर्स टेक्निक विकसित की थी, यानी सिंगल सेल से कैलस कैसे बनता है ये चीजें बताई थी। ऐसे वेसेल और हेवरलैंड 1965 में माइक्रो चैम्बर टेक्निक्स फॉर सिंगल सेल कल्चर के लिए इन्होंने दिया था। गुहा और महेश्वरी ने एंथर कल्चर किया था, फर्स्ट हेप्लॉइड प्लांट धतूरा से बनाया था। ऐसे ही लेवेज 1928 फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर किया था, और स्टीवर्ट एटॉल ने एम्ब्रॉइड्स या नॉन जाइगोमेटिक एम्ब्रियोज का निर्माण किया था। ये चीजें हैं। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली सेल की आउटर बाउंड्री होती है, आउटर मोस्ट रहती है एनिमल के केस में। प्लांट के केस में हमें देखते हैं कि ये सेल वॉल के ठीक नीचे मिल जाता है। डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा बस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा लेमा शब्द जेक्यू प्लॉप द्वारा दिया गया था, जबकि सेल मेम्ब्रेन शब्द नागेली के द्वारा दिया गया, और यूनिट मेम्ब्रेन शब्द रॉबर्टसन ने दिया था। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें सॉरी इसमें जो भी मटेरियल होते हैं, मतलब सेल के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, इससे इन या आउट करने के लिए परमिट करते हैं ये एक तरीके से, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डायनेमिक होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, इम्परमिएबल एयरबीन में प्रेजेंट होते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ सेल, वैसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ। सेल्फ रिप्रोडक्शन, बायोकेमिकल फैक्ट्री, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड, मतलब ये सब कैसे हैं कि जैसे कोशिका में जीनोम होता है जो आमतौर पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पर सेल कुछ बताए हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ सेल। तो इन सब के बारे में मैं बता चुका हूँ। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया, और सेल के बारे में भी हम बता चुके हैं कि चीजें सेल के अंदर होती हैं। सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकती है, बायोकेमिकल फैक्ट्री होती है सेल, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकती है, कॉमन एंसेस्टर होती है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है, सामान्यतः ये माना जाता है कि पहली कोशिका की ओरिजिन जो हुई 3.5 बिलियन ईयर एगो हुई थी, है ना, बिलियन ईयर एगो हुई थी, जो कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में ये बात कही थी, है ना। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसकी जो ओरिजिन बताई गई है 1.5 बिलियन ईयर एगो बताई गई है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक के केस में 3.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो है। 1.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो है। 1.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो है। 1.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो है। यह सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोटिक के केस में 1.5 बिलियन ईयर एगो है।
ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर साइज दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। चाहे वो प्लांट सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरॉन्स हो, ह्यूमन आरबीसीएस हो, हालांकि ये चीजें पढ़ा चुके हैं पर ये रटने वाली चीजें ही हैं, आप याद रखेंगे। मानव आरबीसीएस का जो साइज है 7 to 8 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया होता है 1 to 5 मिली माइक्रॉन, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स 1 to 1000 मिली माइक्रॉन, ऐसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होता है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल ह्यूमन नर्व सेल होती है 18 सेंटीमीटर की। ऐसे ही लार्जेस्ट ये सेलुलर प्लांट कौन सा होता है, ये सेलुलर लिखा है लार्जेस्ट, ये सेलुलर नहीं, सिंगल सेल, ये सेलुलर, हाँ ठीक है, नहीं, लार्जेस्ट सेलुलर एक कोशिका वाला है ना, सेलुलर प्लांट्स बोलेंगे, ये सेलुलर एसिटाबुलेरिया होता है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये सेलुलर तो अकोशिकीय हो जाएगा ना। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल किडनी सेल्स होता है, और स्मॉलेस्ट सेल जो सबसे छोटी कोशिका बोली जाती है ये ह्यूमन सेल में है ना। जबकि विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। वायरस नॉन सेलुलर या एसेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। ये भी मैं चीजें बता चुका हूँ। और मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो टीएमबी वायरस होता है, ये इसके बाहर कैप्सिड की, ये प्रोटीन का कैप्सिड होता है, इन प्रोटीन के कैप्सिड को बोलते हैं कैप्सोमियर, और इन कैप्सोमियर की संख्या होती है 2130 टीएमबी के केस में, है ना। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी फुल लंबाई की बात करते हैं तो 3000, है ना, 3000 एंगस्ट्रॉम। ये निडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप ये चीजें याद रखेंगे। देखो ये मैंने अभी जस्ट आपसे बताई थी चीजें कि प्रोकैरियोटिक 3.8 to 3.5 to 3.8 लिखा है, ठीक है, चल जाएगा। यूकैरियोटिक के केस में 1.5 मिलियन ईयर से वो, ये भी चीजें आप याद रखेंगे। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक की अपेक्षा ज्यादा छोटी होती है, 0.02 मिली माइक्रॉन होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका 10 to 100 मिली माइक्रॉन मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, अपन को डिफरेंट फॉर्म में मिल जाते हैं, है ना, डीएनए के मॉलिक्यूल्स। और अगर हम बात करते हैं इनके कॉम्प्लेक्सिटी की तो प्रोकैरियोटिक कम, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम रहती है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा मिलती है। कल मैंने ये भी चीजें बताई थी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था झिल्ली से घिरे हुए कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें यूकैरियोटिक के केस में तो होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में हमें एब्सेंट मिलती हैं, केवल 70S राइबोसोम्स हमें मिलता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया 70S मुख्य रूप से अपन को प्रोकैरियोटिक के केस में मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक के केस में हमें दोनों मिल जाते हैं, 70S और 80S। 70S अपन को साइटोप्लाज्म में मिल जाता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास मिल जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के केस, और जबकि हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड हमें 80S राइबोसोम्स मिलता है। यहाँ पर 3 सेल्स दी हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल। इनमें डिफरेंस दिया है कि जो टाइप है यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट, एनिमल, या फिर यहाँ फंजाई भी लिख दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, ये भी यूकैरियोटिक होती है। साइज इनका लगभग 100 माइक्रोमीटर, ये भी, और अपन को ये भी लगभग इसी के अप्रोक्स मिल जाएंगे। जबकि जो बैक्टीरियल सेल है यहाँ पर 0.2 से 2 माइक्रोमीटर के मिलते हैं। अगर हम इनके सेल की बात करते हैं तो ये ओवल शेप्ड मिलते हैं अपन को ऐसे, और ये हमें मिलते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, या अपन को ऐसे शेप में मिल जाते हैं। ये भी अपन को
गोल भी मिल सकते हैं अलग टाइप के। लेकिन हम बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं तो हमें कोकाई फॉर्म में, है ना, गोल भी मिल जाते हैं, बेसिलस अपन को छड़नुमा भी मिल जाते हैं, कोमा शेप्ड में भी मिल जाते हैं, स्पाइरिलम टाइप के भी मिल जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पर हम देखते हैं एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ प्रेजेंट होती है सेलुलोज की बनी हुई। बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, जबकि यहाँ पर काइटिन की होती है। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। न्यूक्लियस केवल यहाँ पर, बाकी के केस में प्रेजेंट मिल जाता है सब जगह, तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे। प्लाज्मिड हम देखते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, जबकि हमें यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है। ऐसे प्लास्टिड, प्लास्टिड जनरली हमें मिलते हैं प्लांट के केस में, ना तो ये हमें एनिमल में मिलते हैं, है ना, और ना हमें बैक्टीरिया में, ना फंजाई में। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी, एनिमल में, प्लांट में और फंजाई में। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पर दोनों मिलते हैं, एक ही लिखा है 70+80, 70+80, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। सेंट्रियोल जनरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है और यहाँ हम देखते हैं एब्सेंट। शायद फंजाई के केस में कभी कभी हमें मिल जाता है। निम्न श्रेणी के पौधों में भी हमें सेंट्रियोल मिल सकता है, जबकि नॉर्मल केस में ये एब्सेंट होता है। ये चीजें हम बता चुके हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये मॉडल हैं कई सारे, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल है, ये ओवर्टन ने दिया था और इन्होंने बस ये कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो केवल लिपिड। ऐसे ही लिपिड एक मॉडल है, ये गार्टर और ग्रांडेल ने दिया था 1925 में। इन्होंने ऐसा बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलिपिड के बाइलेयर होती है। ऐसे ही सैंडविच मॉडल जो है डेवसन और डेनियल ने दिया था 1935 में, और इन्होंने ऐसा बताया, सैंडविच का मतलब ही था कि यहाँ पर लिपिड तो बाइलेयर होगी लेकिन इसके ऊपर नीचे प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है, ऐसा डॉप्सन और डेनियल ने कहा था। डेनियली भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था ये रॉबर्टसन ने, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे 1960 में। और इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ट्राई लेमिनर स्ट्रक्चर रखती है, यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन जो आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल की। ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था, और इन्होंने ये बताया था मेम्ब्रेन एक बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन मोजेक फॉर्म में मिल जाती है, जो क्या असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहती है ना। और नए जो ऑनगोइंग मॉडल हैं दो, एक लिपिड सेल मॉडल है, एक पिकेट एंड फेंस मॉडल है। तो लिपिड सेल मॉडल में इन्होंने ऐसा कहा था कि प्रोटीन के चारों ओर लिपिड का एक सेल या सीट भी हमें मिलता है। और पिकेट और फेंस मॉडल में इन्होंने कहा था मेम्ब्रेन में लिपिड का कंपोजिशन भी मौजूद होता है। ये चीजें इन्होंने कही थी जो हम याद रखेंगे। ये डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए हैं। ओवर्टन का लिपिड वाला मॉडल है ना, ये एक एक्स्ट्रा है, ओरिएंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स वाला, है ना। ऐसे ही यहाँ पर गार्टर और ग्रांडेल वाला है, डेनियल डॉप्सन वाला है, सैंडविच वाला है ना, और रॉबर्टसन वाला है। ये सारे मॉडल आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं, ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ एक एक करके सब एक्सप्लेन किए हैं। वैसे मैं दो दो बार इनको क्या ही बताऊंगा, क्योंकि ये मैं दो तीन बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये एक्स्ट्रा है जो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ हम एक चीज और बताने वाले हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें होती हैं, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपन को लिपिड मिलती है, प्रोटीन मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट अपन को थोड़े से
मात्रा मिल जाती है। कहीं कहीं यहाँ परसेंटेज यहाँ 50-50 लिखा होता है, 60-40 लिखा होता है, ये केस में मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट 5 to 10% भी मिल जाता है, ये चीजें हैं। और अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड भी मैंने बताया था आपको, फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये सारी चीजें थी जो आपको याद रखेंगे। ये फास्फोलिपिड के टाइप हैं, जैसे ग्लाइको फास्फोलिपिड जो होता है, यहाँ पर ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स होते हैं, ये अपन ने कई टाइप के देखे थे, है ना। फास्फोटिडिल कोलिन, फास्फोटिडिल ग्लिसरॉल, फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन, है ना, ऐसी फास्फोटिडिल इनिशिटॉल, फास्फोटिडिल सीरीन और कार्डियोलिपिन, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये आगे मैं इनको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, तो आप आगे देख लेना। जैसे ग्लिसरोफास्फोलिपिड जो होते हैं, इसमें ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, आप ये देख रहे होंगे, ये किसकी बोन होती है, जिसमें दो फैटी एसिड टेल होते हैं, ये दो फैटी एसिड टेल है और फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ इसका जो उदाहरण ये यहाँ पर अपन देखेंगे, ये ट्राई एसिड ग्लिसरॉइड्स है, तीन है फैटी एसिड, 1 2 3, इसलिए इसको बोल रहे हैं, है ना। ये ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स है ना, ये ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स है, जिसमें दो फैटी एसिड हमें मिल जाते हैं और एक ग्लिसरॉल की बैकबोन मिल जाती है, इसी के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ मिल जाता है, आप याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, फास्फोटिडिल कोलिन, फास्फोटिडिल इनिशिटम, एथेनॉल एमीन, फास्फोटिडिल सीरीन और फास्फोटिडिल इनिशिटॉल, ये सारी चीजें, पीसी, पीई, पीएस, पीआई, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और ये यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, तो आप इनको भी देख लेना। यहाँ पर क्या रहता है, हेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूट एक्स ओ एक्स ग्रुप भी यहाँ इनके साथ अटैच रहता है। फास्फोटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन भी बोलते हैं, यहाँ पर कोलिन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, जबकि फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन के साथ इथेनॉल एमीन जुड़ा हुआ होता है। फास्फोटिडिल सीरीन में फास्फोटिडिल के साथ सीरीन जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये चीजें हम याद रखेंगे। एक चीज यहाँ पर और है कि प्लाज्मालोजन क्या होते हैं, प्लाज्मालोजन क्या होते हैं, इसमें सामान्यतः ईस्टर लिंक के साथ साथ ईथर लिंक भी होता है। ईथर लिंक अधिक रिजिड होता है और आर्किया में प्रेजेंट होता है, तो ये भी चीजें आप याद रखेंगे, अच्छी चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्फिंगोलिपिड की, है ना। स्फिंगोलिपिड में क्या होता है, स्फिंगोसिन की बैकबोन होती है ना। उधर हमने देखा था ग्लिसरॉल की बैकबोन थी, इधर किसकी है, स्फिंगोसिन की बैकबोन होती है, जिसमें केवल एक फैटी एसिड टेल होती है। हमने अभी देखा था कि दो फैटी एसिड टेल थी, अब इस केस में हमें क्या मिलेगा, एक फैटी एसिड टेल जुड़ी होती है, इसमें एमाइड लिंकेज होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें लिंकेज कौन से होते हैं, एमाइड होते हैं। तो देखो है, पर सिंगल है ये सारी चीजें, वैसी स्ट्रक्चर नहीं है जो इसके उदाहरण हो जाते हैं। जब लिपिड पर कार्बोहाइड्रेट का कोई टैग लग जाता है, तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं, है ना। जब लिपिड है, कोई लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये, इस पे कोई कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ जाए, है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं, है ना। और इसके उदाहरण हैं सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर का था कोलेस्ट्रॉल, है ना, इसी के केस में जो अपन लिपिड पढ़ रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक स्ट्रॉल है जिसमें 4 रिंग होती हैं, 1 2 3 4, याद रखेंगे। और ये केवल एनिमल सेल में होते हैं, जबकि प्लांट के केस में स्टिंग में स्टेरॉल होते हैं, फंगस में अर्गोस्टेरॉल होते हैं, ये चीजें हम आपको पहले से ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर लीफलेट में फास्फोलिपिड जो होते हैं, फास्फोलिपिड के ये टाइप हैं,
तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा रहता है, इरेगुलर होता है, जरूरी नहीं है असमान तरीके से रहता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम लिया है, स्फिंगोमाइलिन, फास्फोटिडिल कोलिन, फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन, और फास्फोटिडिल सीरीन और फास्फोटिडिल इनिशिटॉल। तो हम ये तीन देख रहे हैं जो इनर लीफलेट पे ज्यादा हैं, जबकि आउटर लीफलेट पे हमें स्फिंगोमाइलिन और फास्फोटिडिल कोलिन मिलता है। ये चीजें हम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कभी आते हैं। यहाँ ये टेबल दी है, तो यहाँ पर टेबल में आपको सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ई कोलाई का है, तो इसमें देखते हैं पीसी जीरो होता है, फास्फोटिडिल कोलिन, है ना। तो कभी लिख सकता है कि इनर लीफलेट पे आउटर लीफलेट पे क्या होता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे ही स्फिंगोमाइलिन यहाँ पर क्या रहता है, जीरो होता है। तो कुछ जो एक्सेप्शन जैसी चीजें हैं वो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। यहाँ छोटी सी चीजें और दी हैं, थोड़ा सा टफ लेवल है पर हाँ ठीक है, चल जाएगा। फास्फोटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन अपन को आउटर लीफलेट पे अधिक मिल जाते हैं। केवल फास्फोटिडिल कोलिन की मोटाई यहाँ पर 3.5 नैनोमीटर है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मिलाने पे ये 4.0 नैनोमीटर के हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और चीज बता देता हूँ कि स्फिंगोमाइलिन की मोटाई 4.6 से 5.6 नैनोमीटर होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलाने पर भी इसकी मोटाई में कोई वृद्धि नहीं होती है स्फिंगोमाइलिन के केस में। ये चीजें आप याद रखेंगे। इनर लीफलेट पे कौन होता है भाई, इनर लीफलेट पे मैंने आपको बताया था फास्फोटिडिल इथेनॉल एमीन होता है, फास्फोटिडिल सीरीन होता है, फास्फोटिडिल इनासिटॉल होते हैं, पीई, पीएस, पीआई। यह असमान फ्लिपेज और फ्लोपेज एंजाइम द्वारा बनाए रखी जाती है। अगर मान लो किसी लीफलेट पे कोई मतलब ज्यादा जा रहा है या उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, इस असमरूपता को बनाए रखते हैं। कौन, ये फ्लिपेज और फ्लोपेज एंजाइम, जिसके द्वारा फ्लिप फ्लॉप अपन मूवमेंट देखते हैं। आगे आएगा तब हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था डायनेमिक होती है ना, डायनेमिक होती है। तो जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर ताप बढ़ाने पे फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम फैटी एसिड की जो टेल है ना, तो फैटी एसिड की टेल की अगर लंबाई बढ़ा दें, है ना, तो भी क्या हो जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। ऐसे अनसैचुरेटेड बॉन्ड अगर हम बढ़ा दें तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर बफर की तरह काम करता है। कम तापमान कम तापमान पर जो फ्लूइडिटी है वो बढ़ती है, और जबकि हाई टेम्परेचर पे ये घट जाती है। तो यहाँ से ये एडिटेड क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। फ्रेप टेक्निक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, है ना। तो इसका काम क्या रहता है, इस तकनीकी का उपयोग जनरली हम लिपिड प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसमें लिपिड प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। लिपिड की गति मुख्य रूप से चार प्रकार से हो सकती है ना। एक तो लेटरल मूवमेंट हो सकता है, रोटेशनल मूवमेंट हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, फ्लेक्सिन मूवमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो लेटरल मूवमेंट का मतलब लिपिड का अपनी ही लीफलेट में अगल बगल घूमना लेटरल मूवमेंट है। यहाँ पर ये लिपिड है, फास्फोलिपिड, ये इधर चले जाएं फिर वापस से अपनी ही लीफलेट पे, है ना। इनर लीफलेट आउटर लीफलेट, ये दो लीफलेट होती हैं, अपन ने देखा। दूसरा रोटेशनल मूवमेंट, लिपिड अपनी धुरी पर घूमता है। मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ये अपन ने एक बना दिया, और ये क्या है, अपनी धुरी पर मूवमेंट कर रहा है, तो हम इसको रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। फ्लिप फ्लॉप, अगर मान लो ये बाहर जा रहा है और ये वाला अंदर आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। अगर ये अंदर की साइड आ रहा है तो इसको फ्लिप बोलते हैं, और बाहर जा रहा है तो हम इसको
फ्लॉप बोलते हैं। एक लिपिड एक लिपिड अणु का एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में जाना एक दुर्लभ घटना है ना। इसी के परिणाम स्वरूप अपन सेल डेथ का भी शायद कुछ केस पढ़ते हैं, है ना। जैसे फ्लैक्जिन मूवमेंट, लिपिड की हाइड्रोकार्बन पूंछ का हिलना। मान लो ये रहा अपने पास लिपिड, और इसकी जो टेल होती है वो अगर ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम फ्लैक्जिन मूवमेंट कहेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें देखो, आप देख रहे होंगे रोटेशनल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, या ऐसे ऐसे, जैसे भी ऐसे ही फ्लैक्जिन में ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना। और लेटरल में इधर का इधर आ गया या इधर का इधर चला गया, तो ये सारी चीजें। इसके लिए मैंने एक और डायग्राम रखा है, आप चाहो तो। ये लेटरल मूवमेंट है, आपस में ही वहीं के वहीं इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर ऐसे करके। रोटेशनल में कोई अपने धुरी पर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमे या ऐसे ऐसे घूमे। ऐसे हमने फ्लिप फ्लॉप बताया था, तो ये ऐसे जा सकता है या फिर ये इधर आ सकता है, तो ये पूरे मूवमेंट। और फ्लैक्जिन में मैंने आपको बताया कि ये मान लो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट कर रहा है ना। तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं इनके केबल टेल, तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं। इसी के साथ एक स्क्रैम्बलेज भी होता है, लिपिड के किसी भी दिशा में ले जा सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक है, या तो इधर भी जा सकता है या इधर, इसलिए हम इसको स्क्रैम्बलेज बोल रहे हैं, है ना। ऐसे करके बना हुआ रहता है, जैसे आप देखेंगे स्क्रैम्बलेज ये टाइप है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट क्या होते हैं? तो जो लिपिड रैफ्ट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच होते हैं, है ना। कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड रिच होते हैं, जिनको हम लिपिड रैफ्ट कहते हैं, और इनको हम माइक्रो डोमेन के नाम से भी जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्फिंगोलिपिड के बड़े सिर वाले समूह के बीच खाली जगह भरने के लिए आवश्यक रहते हैं। ये भी चीजें आप याद रखेंगे। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब तरलता बढ़ाने वाले कारक कार्बन की संख्या यदि हम कम करते हैं तो तरलता बढ़ती है, यदि कार्बन की संख्या अपन बढ़ाएंगे तो तरलता घटेगी। ऐसे अनसेचुरेशन बढ़ाएंगे तो, या सिस कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते हैं तो तरलता बढ़ती है। ये सारी चीजें हैं। स्फिंगोलिपिड भी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम तरलता घटाने की बात कर रहे हैं, फ्लूइडिटी घटाने की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन हमें बढ़ाना पड़ेंगे। अनसेचुरेशन की जगह सेचुरेशन बढ़ाना पड़ेगा, या इसको ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बढ़ाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर हम क्या बढ़ा रहे थे? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बढ़ा रहे थे। तो ये चीजें हैं। ऐसे ही टेम्परेचर हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तब जाके फ्लूइडिटी भी घटेगी। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ऐसे इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यानी कोलेस्ट्रॉल लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट्स में तरलता को कम करता है, जबकि सॉलिड ऑर्डर स्टेट क्या होता है इस टाइप में? टाइट पैकिंग को रोककर तरलता थोड़ा बढ़ाता है। ये मतलब ऐसे पॉइंट है, चाहो तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ याद रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ी सी चीजें और बताना चाहूंगा कि जो मेम्ब्रेन होती है इसमें हमें प्रोटीन भी मिलती है। प्रोटीन के केस में, अभी वैसे लिपिड को हमने डिटेल में पढ़ाया था, प्रोटीन के केस में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई। तो प्रोटीन हम जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देख सकते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। एक्सट्रिंसिक का प्रोटीन का मतलब होता है जब बाहरी लिपलेट पे ऐसे ही लगी होती है, तो हम इसको एक्सटेंस यानी लूजली अटैच रहती है। ये मेम्ब्रेन की सतह पर टेम्पररी रूप से अटैच रहते हैं। इन्हें निकालने के लिए साल्ट या पीएच में बदलाव का उपयोग किया जाता है, तो तुरंत ये अलग हो जाएगी, है ना। जैसे इन्होंने नाम बताए हैं, एक्टिन है, स्पेक्ट्रिन है, ये ऐसी प्रोटीन है जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसे ही इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन के आर पार तक फैले रहते हैं।
इन्हें निकालने के लिए जनरली हम किसी पीएच या साल्ट को चेंज करने से नहीं निकलते, इनको निकालने के लिए जनरली डिटर्जेंट की आवश्यकता रहती है। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अपने पास, जैसे सिंगल पास प्रोटीन दी है ग्लाइकोफोरिन, है ना, ऐसे जीपीसीआर होती है ना प्रोटीन, ऐसे यहाँ पर बेंड 3 प्रोटीन है, इसमें 14 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, तो 14 पास होते हैं। देखो फिर से दो, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पास रहते हैं। तो कभी कभी ये भी चीजें आ जाती हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो कितने पास प्रोटीन होती है, बेंड 3 प्रोटीन होती है ये कितने पास प्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के केस में हम देखेंगे इसका एन जो सिरा होता है ना, वो हमें साइटोसोल के आउटर लीफलेट में, जबकि ये साइटोसोलिक रीजन में मिलता है, जबकि बेंड 3 प्रोटीन में हमें दोनों ही सिरे यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रोटीन में अपन देखते हैं एक कार्बोक्सिलिक होता है, एक अमोनी समूह होता है। अपन ने जब एमाइनो एसिड पढ़ाया था, है ना, तो एमाइनो एसिड से ही मिलके प्रोटीन बनते हैं, और हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो एक सिरा अमोनिया वाला होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। ये सिरों के नाम होते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। मल्टीपास प्रोटीन, बेंड 3, एक्वापोरिन, जीपीसीआर, ये सारे प्रोटीन किसके हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम है। जैसे जीपीसीआर प्रोटीन है तो यहाँ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे होंगे। तो ये कभी कभी इजीली से ऐसे ही पूछ लेते हैं, है ना। और यहाँ पर ये किससे बाइंड है, अल्फा बीटा गामा, है ना, जीटीपी से बाइंड है। तो ये भी चीजें आप मतलब डायग्राम में ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लिपिड, अच्छा एक और है तीसरे नंबर के, अभी अपन ने दो पढ़े, एक्सट्रिंसिक और दूसरे इंट्रिंसिक। तीसरे हैं लिपिड एंकर प्रोटीन। लिपिड एंकर प्रोटीन से मतलब ये प्रोटीन कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा लिपिड अणुओं से जुड़े होते हैं। प्रोटीन तो हैं लेकिन लिपिड से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन का नाम इन्होंने बताया, प्रीनाइलेटेड प्रोटीन है, ये सब किसके उदाहरण हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ग्लाइकोफोरिन ए होता है, ये सिंगल पास होता है, बेंड 3 प्रोटीन, इसको एनाइन एक्सचेंजर बोलते हैं, 14 पास होता है, और इसके सी और एन, है ना, दोनों समूह कहाँ रहते हैं, एन और सी, सॉरी, है ना, अपन को साइटोसोलिक रीजन में ही मिलते हैं। ऐसे ही इस केस में अपन ने देखा कि एन रहता है और सी रहता है। एक्वापोरिन प्रोटीन जो होती है 6 मल्टीपास रहती है, और जीपीसीआर जो प्रोटीन होती है 7 मल्टीपास प्रोटीन होती है। तो ये नाम भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। आई थिंक आज के लिए काफी है, कल हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे।